आज सबसे चर्चित भारत में अगर कोई विषय है तो वो है सीएए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो 11 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब आज का पेपर पढ़ने के बाद और लोगों के कौतूहल को समझने के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि एक कंफ्यूजन सी फैल गई है कि इसकी वास्तविकता क्या है। इस बात को समझने के लिए हमें इसके प्रो कॉन्स और डिटेल ये है क्या, इसको समझना होगा। सबसे पहले आज मैंने कई लोगों का प्रश्न यह देखा कि क्या सीएए आने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, लगभग 2.5 करोड़ लोग हैं, और क्या ये 2.5 करोड़ लोग ही भारत के नागरिक बन जाएंगे? आप एक तरह से देखिए पाकिस्तान की जो हालात हैं, जिस तरह वह महंगाई, जो आर्थिक स्थिति चल रही है, ऐसे में तो लोग चाहेंगे कि भारत में आकर बसे। एक बच्चे ने प्रश्न भी किया था, तो ये 2.5 करोड़ सारा जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन इन देशों का है लगभग, वो सबका सब आ जाएगा? पहला दिमाग में ये भी प्रश्न आता है। तो पहले इस बात को हटा दीजिए, क्योंकि सीएए को समझेंगे तो ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि सीएए कहता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत साफ कहता है कि 31 दिसंबर 2014 तक ये लास्ट डेट है, कैप है। इससे पहले जो लोग भारत में आकर रह रहे हैं शरणार्थी के रूप में, उनके लिए है, केवल उनको सीएए के तहत नागरिकता मिलेगी। और ये है कितने? तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, संयुक्त संसदीय समिति है 2019 की, उसके हिसाब से वो आंकड़ा बड़ा क्लियर है। ये 31,000 के आसपास है। अगर सीधा डेटा दें तो 31,337 लोगों को, पहला चीज क्लियर कीजिए, इस सीएए से 31,337, 31,337 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है, जिसमें लगभग 25,000 प्लस हिंदू हैं, 5,000 सिख हैं, केवल 55 क्रिश्चियन हैं, और 2 बौद्ध और 2 पारसी हैं, जैन एक भी नहीं है। तो यह आपको याद होगा, मैंने इस पर डिटेल्ड क्लास ली है, डिटेल्ड बात की है, डिटेल्ड चर्चा की है। सीएए क्या कहता है? सीएए कहता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग जो 6 धर्म, जो नाम है हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी, इन 6 धर्म के लोगों को, चूंकि इन तीनों देशों में एक तरह से एक शब्द है रिलीजियस परसिक्यूशन, धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं, वहां का राजकीय धर्म है इस्लाम, और कभी इस निंदा के नाम पर, कभी कन्वर्जन के नाम पर, जो फंडामेंटलिज्म है वहां धार्मिक, वो ज्यादा है। और उसके आधार पर ये जो 6 धर्म के लोग हैं, वो छोड़कर उन देशों का भारत में आकर रह रहे हैं रिफ्यूजी के रूप में, शरणार्थी के रूप में। आप केवल दिल्ली आए और आईएसबीटी से लेकर मजनू के टीला तक देखेंगे तो बहुत बड़ी रेंज है ऐसे शरणार्थियों की। और याद रखिए, ये भारत में रह रहे हैं, शरणार्थी हैं, नागरिक नहीं है। और शरणार्थी हैं तो इनकी हालत, भारत सरकार जो भी रिहेबिलिटेशन के लिए इनकी मदद कर सकती थी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद नागरिकों का अधिकार जो होता है, जब ये नागरिक बन जाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि जैसे भारत सरकार की कई स्कीम, जो अभी मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, वो भी इन तक पहुंचेगा। इनको आवास, जो बेसिक नीड होती है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों सुविधाएं फिर सरकार का दायित्व हो जाएगा इनको पहुंचाना। ये ऑलरेडी किसी न किसी तरह बुरी स्थिति में शरणार्थी के रूप में अपना यहां जीवन बसर कर रहे हैं, और ये देश वापस नहीं जाना चाहते। अब तो पहली बात हमें याद रखना है, सीएए जब कहता है तो कहता है केवल 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 नॉन मुस्लिम, जिसमें हिंदू,
बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी, इनके लिए है। तो पहला दिमाग से हटाइए, जैसा बच्चे पूछ रहे हैं कि तो क्या भारी संख्या में भीड़ आ जाएगी, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले कुल मिलाकर जो जेपीसी का आंकड़ा है, ऑथेंटिक आंकड़ा है, वो 31,337 लोगों को नागरिकता मिलेगी इसके पास होते ही। अब जो आरोप है वो ये है कि एक तरफ अगर हम इसके विपक्ष में देखें तो पहला प्रश्न तो सबको बड़ा क्लियर है कि धार्मिक आधार पर, जब धार्मिक आधार हुआ, चूंकि नॉन मुस्लिम बहुत सारे आलोचक, विद्वान, राजनीतिज्ञ ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान चूंकि पंथ निरपेक्ष है, तो क्या धार्मिक आधार पर यह विभेद नहीं है, और इसका मतलब है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एक इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14, जो समानता का अधिकार देता है, क्या वो समानता के अधिकार का हनन नहीं है? ये तो धार्मिक विभेदन है। और खासकर हमारे देश में यह मुद्दा राजनीति का विषय कहीं ना कहीं से बन जाता है और इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो धार्मिक आधार तो स्पष्ट है। अब जब धार्मिक आधार स्पष्ट है तो आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 में एक शब्द है रेशनल क्लासिफिकेशन, मतलब न्यायपूर्ण या तर्क संगत वर्गीकरण। अब यह मुद्दा संवैधानिक प्रावधानों के इतर है, तो इसके लिए हमारे पास उच्चतम न्यायालय है जो संविधान का इंटरप्रिटेशन करती है, और ऑब्वियसली बहुत सारी याचिकाएं इसके खिलाफ गई हैं। तो हम आप बेचैन ना हो, मतलब जो लोग ऐसी कोई भी अलगाववादी या उन्मादी बातें फैला रहे हैं, आपने देखा होगा केरला सरकार ने साफ कह दिया कि हम इसे लागू नहीं करने जा रहे हैं। तमिलनाडु में कल स्टालिन साहब ने भी ऐसा कहा, बंगाल, वेस्ट बंगाल की सीएम ने भी ऐसा कहा। ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण अधिक है। इसके जरा पक्ष को अगर देखें तो ये आर्टिकल 14 तर्क संगत वर्गीकरण हम आप नहीं, बहुत सारे संविधानविद और हमारी जो एपिक बॉडी है कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट, वो अब इंटरप्रिटेशन करेगा, क्या निर्णय देता है उसको देखना चाहिए। दूसरे नंबर पे भाई धार्मिक आधार है। कई लोगों ने कहा कि इस्लामिक मूल के लोगों, मतलब जो इस्लाम को मानते हैं धर्म के, उनको क्यों हटा दिया गया? अरे इसका मेन पर्पज ही रिलीजियस परसिक्यूशन है। अगर धार्मिक उत्पीड़न से भाग के आए हैं लोग, तो आप जानते हैं ये तीनों के तीनों देश जो है घोषित तौर पर इनकी जो राजकीय धर्म है वो इस्लाम है। जब इस्लाम है तो उनका उत्पीड़न कम से कम धार्मिक रूप से तो नहीं हो रहा होगा। अगर हां, एक पक्ष है कि पाकिस्तान में ही अहमदिया बलूच भी कहते हैं कि हम मेन उसमें नहीं है, मुख्य सुन्नी उसमें नहीं है, जो मुख्य राजकीय धर्म है हमारा भी शोषण होता है। एक पक्ष इसको लिया जाए, लेकिन आने वाले समय में अभी जो हमारा जो भारत सरकार का पक्ष है उसको जरा समझने की जरूरत है। भारत सरकार का कहना है कि भाई धार्मिक आधार पर हमने नॉन मुस्लिम इसलिए लिया क्योंकि तो मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम देशों में मुस्लिमों के साथ ही धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होता हो, इसे तो नहीं माना जा सकता है नहीं। अगर धार्मिक उत्पीड़न की बात है और धर्म इस्लाम है तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए नहीं है, और इसीलिए यहां पर जो रिलीजियस परसिक्यूशन की अगर बात को हम सही मान लेंगे, धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भागे हुए लोगों को, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो लॉजिकल है कि इस्लाम धर्म के लोगों को, मानने वाले लोगों को यह नहीं मिला, क्योंकि वो अपने देश में कम से कम इस स्थिति में शिकार नहीं है। अब दूसरी बात, आप याद कीजिए कि भारत, अगर हम अखंड भारत को देखें तो भाई 1947 में ही तो कोई पाकिस्तान बना, और पहले ईस्ट पाकिस्तान था, 1971 में वो बांग्लादेश हो गया। ये तो हमारा एक अखंड हमारा हिस्सा है ना। तर्क ये भी है कि हम तो 1947 की गलतियां, हम तो आजादी के बाद जो दिक्कतें हुई उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर विभाजन हो गया। जब धर्म के आधार पर विभाजन हो गया और पाकिस्तान कम से कम धर्म के नाम पर बना, इंडिया तो नहीं मानता, ना हमारे नेतृत्व ने ना माना, और ना वास्तविक तौर पर यह मानना है कि भारत किसी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर अलग हो।
पाकिस्तान जरूर बना, तो वहां जब बना धर्म के आधार पर, तो वहां जो लोग गए, जो भारतीय परंपरा से अन्य लोग जुड़े हुए थे, अन्य धर्म के लोग, केवल हिंदू की बात नहीं है, मैं फिर कर रहा हूं, सिख भी हैं, बुद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं और ईसाई भी हैं। अगर उनके साथ दिक्कत हो रही है तो कोई तो एक ऐसा देश होगा जो उनको इस आधार पर शरण देगा। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान चूंकि अखंड भारत का हिस्सा है, तो एक तरह से हमारी विरासत, हमारे जो संवेदनात्मक और सांस्कृतिक पक्ष है, उसके आधार पर हमें इन्हें रखना है, इन्हें नागरिकता देनी है। अफगानिस्तान भले ही इस तरह का इतिहास ना रखता, लेकिन प्राचीन भारतीय संदर्भ में जो हमारे संबंध हैं, और साथ ही साथ तालिबान शासन जिस तरह वहां उत्पीड़न देता रहा है नॉन मुस्लिम को, ऐसे में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक पक्ष जो पहला है कि धार्मिक आधार पर इस्लामिक या मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, अगर यह धार्मिक उत्पीड़न की बात है तो क्यों आएगा? क्योंकि ये तो इस्लामिक स्टेट से ही, जो इस्लामिक राज्य हैं उन्हीं से जो नॉन मुस्लिम है, और शब्द है धार्मिक उत्पीड़न। तो धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर कम से कम मुस्लिम लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। जो तर्क अगर ये सुप्रीम कोर्ट में सही ठहरता है तो फिर ये जायज है। दूसरा पॉइंट, जो यहां पर एक और बात है जो आज पेपर में बहुत छाया होगा, किसी दिल्ली के सीएम ने एक बात कह दी कि अगर इतने लोग आएंगे तो बेरोजगारी फैलेगी, अपराध बढ़ेगा, स्लम एरिया बढ़ेगा। उन्होंने तो और भी कुछ बात की। इस बात को समझने के लिए तो ऑब्वियसली एक बात कहें कि भाई भारत के संसाधन हैं जितने हैं, और उन संसाधनों पर अगर हम भारत के संसाधन की बात करें तो भारत के संसाधन पर अब अतिरिक्त भार तो पड़ेगा। अभी मान लेते हैं 140 करोड़ की हमारी आबादी है, अब इस 140 करोड़ों में ये 31,337 प्लस हो जाएंगे। प्लस होंगे तो ऑब्वियसली अब जो इसी में से सबको देना है तो बोझ तो पड़ेगा आपके संसाधनों पर। उन्हीं चावल, उसी गेहूं, उसी स्किल इंडिया प्रोग्राम में इनको भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपस अलग नहीं है, वो नागरिक हैं। राष्ट्र, भारत राष्ट्र होने के नाते उनके कर्तव्य होंगे, और भारत सरकार का दायित्व होगा कि इनको जो मिनिमम चीजें हैं वो जरूर मुहैया की जा सकें। अब ऐसे में तो संसाधन पर बोझ होगा, थोड़ा बोझ बढ़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली नागरिक होने के नाते उन्हें मुख्य धारा का विषय मानकर उनके विकास की कोशिश की जाएगी। जो तो धार्मिक पक्ष और दूसरा संसाधनों का पक्ष, तीसरा जो सीएम संसाधन का बता रहे थे। अच्छा, इस बात बहुत बढ़िया। अब एक विषय और इस बच्चे ने अच्छा पूछा, एक बात बताइए कि क्या ये नागरिकता भारत सरकार, देखो कई लोगों को, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग मासूम हैं और सोशल मीडिया में अनाप शनाप जो भी आता है, किसी भी बात को सत्य मानकर तुरंत ऑफेंसिव हो जाते हैं। सबसे पहले ये जान लो, जैसा कि अभय ने पूछा कि यहां पर एक प्रश्न यह है भारत नागरिकता देता है या नहीं, इससे पहले तो भारत नागरिकता ऐसे ही प्रदान करने का रूल है, और इसके लिए हमारे पास जो नागरिकता अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरीके हैं कि भारत के नागरिक बन जाओ। भाई जन्म से बन जाओ, रक्त संबंध से बन जाओ, अगर भारत ने किसी टेरिटरी को अपने में मिला लिया तो बन जाओ। लेकिन ये 2 मुद्दा जो है, एक है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से, और एक है प्रकृतिकरण या देशीकरण से, ये इससे जुड़ता है। तो भारत सरकार का अगर एवरेज देखो, जो आपका प्रश्न था, पिछले 5 सालों में लगभग 5,250 लोगों को एवरेज नागरिकता दी गई है। मैं इस आंकड़े से दिखाता हूं कि यह ना लगा केवल बात हो। यह देखिए, पिछले 5 सालों में 5,220 लोगों को नागरिकता मिली है भारत की। और देखिए, सीए आ गया, भूत आया, जिन आया, ऐसी बात हो रही है जैसे लग रहा है कि भारत का एकदम ताना बाना नष्ट हो जाएगा। अरे भाई, एक प्रोसेस है हमारा। जब अनुच्छेद 11 संविधान का कहता है कि संसद को शक्ति है कि वो नागरिकता संबंधी निर्णय ले, संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित कर दिया और उसमें 5 प्रावधान बनाए।
अब देखिए पिछले 5 सालों में 5220 लोगों ने नागरिकता हासिल की है। अब ये देखिए 5 सालों में, और 5 सालों में जब नागरिकता हासिल की तो देख रहे हैं पाकिस्तान से ही 4500 मान के चलें लोग केवल पाकिस्तान से आए हैं। मतलब ये अचानक कोई नागरिकता विषय नहीं है। जो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अचानक बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, तो पहले वो दिमाग से निकाल दें। ये एक प्रोसेस है। दुनिया के सभी देश, क्या हम भारतीय अमेरिका में नहीं जाके नागरिकता ले लेते? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा नहीं जाते? पंजाब में तो पैदा होते ही लगता है कि बस अच्छे बने बड़े हों और तुरंत कनाडा चले जाएं। तो वैसा ही कुछ समझिए। और पिछले 5 सालों में 5220 लोगों को नागरिकता दी गई, जिसमें 4500 केवल और केवल पाकिस्तान से हैं। फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका के भी 71 लोगों ने 5 सालों में भारत की नागरिकता हासिल की। इस बात को थोड़ा समझिए। तो यह चीज तय है कि नागरिकता देने का प्रोसेस, और लगभग 1000 लोग हम हर साल देते थे। अब 31 दिसंबर 2014, उतना दिन पहले से, अगर ये शरणार्थी जो अब जाना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चूंकि उनका मेन मुद्दा यह है कि धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न होता है, तो ऐसे में जरूर यह विशेष नागरिकता आई। और इसमें केवल यह किया गया, यहां पर पहले से इनको 2 ही छूट दी जा रही है। ऐसा नहीं किया जो आ गया बन गया। सबसे पहले जब भी कोई बिना डॉक्यूमेंट के आता था तो अवैध होता था। हमारे पास 2 ही एक्ट है, एक को बोलते हैं फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920। अगर ये दोनों नहीं है तो अवैध प्रवासी था। सीएए के द्वारा इससे छूट मिल जाएगी, चूंकि बेचारे भागे हुए हैं शरणार्थी रूप में और वहां नहीं जाना चाहते। और दूसरा, देशीकरण की नागरिकता में रूल है कि लगातार 1 साल भारत में रह रहे हों और 11 वर्ष से लगातार 11 वर्ष भारत में रहे हों। 1 वर्ष लगातार और पिछले 14 वर्षों में 11 साल भारत में रहे हों। यह सिंपल सा प्रोसेस है। इसके द्वारा कोई भी आ सकता है। जो अभी मैंने बताया 5220, वो इसी के तहत आए हैं। सीएए में केवल यह हुआ कि 1 वर्ष भारत में लगातार रहे हो और 5 साल से घटाकर 11 साल की जगह 5 साल कर दिया गया बस। जो फिर से जरा इस आंकड़े, इस तथ्य को, इस प्रोसेस को, इस नियम को समझिए। क्या कहा जा रहा है? बहुत सिंपल है। जो लोग अभी भी ना पाकिस्तान या इस्लाम, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहां के भी और जिस धर्म के भी लोग हैं, वो अभी भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। उनके लिए रास्ता ये है ना। वो रास्ता क्या है? 12 माह लगातार भारत में रहे, पिछले 14 वर्षों में से 11 साल भारत में रहे। आप डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें और सही दस्तावेज के थ्रू समिति जांच करेगी, आप नागरिक बन जाएंगे। जैसा कि अभी दिखाया, 4500 लोग पाकिस्तान से बने हैं नागरिक। उसमें बहुत सारे लोग होंगे। यहां पर तो यह प्रोसेस खुला हुआ है। पहले दिमाग बंद करने के खोलते हैं। अभी भी चाहें तो मुस्लिम या इस्लाम धर्म के लोगों के लिए या किसी धर्म के लोगों के लिए जो हमारा प्रोसेस है नागरिकता अधिनियम 1955 का, उसके तहत आ सकते हैं। यू आर वेलकम। अदनान सामी ऐसे ही भारतीय नागरिक नहीं बने ना। आप याद कीजिए 2019 में गृह मंत्री का आंकड़ा था कि 540 से अधिक मुसलमान पाकिस्तान से भारत के नागरिक बने हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां विशेष दर्जा देते हुए यह कह दिया गया कि 5 साल ही समय सीमा होगी। तो इसके पीछे विशेष क्यों? विशेष तो है। विशेष इसलिए है क्योंकि इन तीनों देशों में केवल धर्म के आधार पर इन लोगों का उत्पीड़न हो रहा था। इसको मानते हुए एक दायरा, एक विशेष दर्जा दिया गया है। इसी तरह से हमें समझना। और यह बताइए, अगर हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, क्रिश्चियन जो यहां से रहे या किसी तरह जुड़े हैं और भारत आना चाहते हैं, अगर भारत नहीं शरण देगा, भारत नहीं रक्षा करेगा, तो आखिर फिर कौन करेगा? हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखाना था। और इसलिए 1947 के पार्टीशन के बाद जो परिस्थितियां, हालात जो पाकिस्तान, बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम के हैं, वो आप फील नहीं कर सकते।
आप बहुत खुश होइए, आप बहुत गर्व से कहिए कि आप भारत में पैदा हुए। उस हालात में जब हम दूसरे देश की स्थिति देखते हैं और इस तरह का उत्पीड़न देखते हैं, तो इन लोगों के लिए आगे बढ़ना था। एक तरह से यह भारत का अफर्मेटिव एक्शन है। तो अब आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नहीं है। पहले 2 पॉइंट में क्लियर कर दूं। पहली चीज, क्या भारत की नागरिकता मुस्लिमों के लिए बंद हो गई है? बकवास, रेडिकुलस। आप नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से आप एकदम नागरिक बनिए। यहां क्या हुआ, तो पूरा जो 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम की, सब नहीं आ जाएंगे। जो 2014 31 दिसंबर तक 31,337 का आंकड़ा है, केवल ये बनेंगे। तीसरा, क्या धर्म के आधार पर विभेद है? पंथ निरपेक्षता का अपमान है? अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार कहता है, उसका हनन है? इसके लिए मैंने बोला ना, एक शब्द है रेशनल क्लासिफिकेशन। संवैधानिक पीठ या फिर कहिए सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेने दीजिए। लेकिन अगर पक्ष देखेंगे कि आखिर यह किया क्यों गया, तो एक बात बहुत साफ है। मैंने कहा सबसे पहला आधार है मानवीय, और मानवीय आधार, मानवाधिकार, यह बड़ा जरूरी पक्ष है। इन लोगों को जिस तरह से इन देशों में केवल विशेष धर्म का होने के नाते उत्पीड़न हो रहा था, ऐसे में एक बड़ा, एक तरह से कहिए निर्णय, एक बड़ा कदम उठाया भारत सरकार ने। दूसरी बात, जब भी हम इस तरह की नागरिकता की बात करते हैं, तो हम 2-3 बातों को ध्यान में रखते हैं कि कैसे एक तरह से सामाजिक सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। हम यह भी देखते हैं कि अगर जो हमारी एक जिम्मेदारी है, या फिर यह कहिए कि अगर मैं इस पक्ष में जरूर कहूं कि मानवीय आधार के बाद, तो भारत सरकार ने इसे एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना, एक जिम्मेदारी के तहत इसको लिया, और ऑब्वियसली उसका अब दायित्व होगा कि वो इन नागरिक, जब ये नागरिक बन जाएंगे, तो जो अधिकार, जो कर्तव्य मुहैया हम सबको हो रहा है, वो इनको दिया जाए। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सामान्य फार्मूला है कि नागरिकता देने के बाद आर्थिक विकास और समावेशी संस्कृति की बात होती है। लेकिन ये याद रखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब यहां से भारत से कोई व्यक्ति जाके अमेरिका का नागरिक बनना चाहता है, H1B वीजा लेता है या नागरिकता लेता है, तो वो एक स्किल्ड वो होता है, एजुकेशन उससे रिलेटेड होता है। ये लोग उत्पीड़ित हैं, इनके पास स्किल या एजुकेशन ये नहीं है। इस चुनौती को शामिल करते हुए, जो मैंने कहा कि आर्थिक विकास में होंगे हिस्सेदार, तो इसके लिए इनको स्किल भी देना पड़ेगा। तो इस पूरी डिबेट की टोटलिटी में हम इस तरह से कहें कि पहले तो कुछ चुनौतियों का सामना के लिए, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहले ऑब्वियसली जो बात आ रही है, एक सामाजिक और राजनैतिक विद्वेष फैलाने की बात हो रही है। सबसे पहले इसको हटाया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, इसको किसी भी तरह धर्म के खिलाफ ना देखा जाए। और एक बकवास जो की जा रही है कि यह नागरिकता छीन ली जाएगी, मुस्लिम लोगों का भारत में अधिकार छीन लिया जाएगा, यह बड़ा स्पष्ट सबको हो जाना चाहिए कि अगर आपसे कोई यह बात कह रहा है कि सीएए आने के बाद भारत में मुसलमानों का अधिकार कम हो जाएगा, नागरिकता छिन जाएगी, तो समझ लीजिए वो समझाने वाला देशद्रोही है। कहीं से इसका नागरिकता छीनने का कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई भी अधिकार में जो हमारे नागरिक हैं मुस्लिम, वो उनके अधिकार में कमी होगी। तो सामाजिक विद्वेष नहीं है, और राजनीतिक रूप से जो इसका फायदा उठाने के लिए अलग अलग पार्टियां जो काम कर रही हैं, इसको भी समझदार बनना होगा। मैंने फिर कहा कि बाकी प्रोसेस से सारे लोग आमंत्रित हैं। यह विशेष आर्टिकल समझिए, एक विशेष पक्ष समझिए, जो जरूरत है इन लोगों को जो यहां पे बस गए हैं और वापस नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष वो किया गया है। दूसरे नंबर पे पहला मुद्दा चुनौती। दूसरा, हमारे पास प्रशासनिक और कानूनी चुनौती होगी। प्रशासनिक चुनौती यह होगी
कि अब इन सबको कैसे, आप देखिए आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, तो प्रशासन के पास बड़ी चुनौती यह होगी कि इनको किस तरह सिस्टमैटिक तरीके से बसाया जाए और कैसे इनके पास उचित डॉक्यूमेंट सब पहुंचाया जाए, उचित मदद पहुंचाई जाए। इसी तरह बहुत सारी रिट अभी इसके खिलाफ में सीए की गई है, तो अभी कानूनी दांवपेच भी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पक्ष है कि जो आर्थिक संसाधन है, उन आर्थिक संसाधनों पर थोड़ा बोझ तो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ऑब्वियसली भारत सरकार को इससे आगे बढ़ने के लिए यह जरूर देखना चाहिए कि यह कहीं बोझ ना बने, ये टोटल डिपेंडेंट ना हो जाए मदद के लिए। इन्हें स्किल से, एजुकेशन से कैसे भी जोड़कर इन्हें हमें अपने विकास इंजन में शामिल करना चाहिए। ये कहीं भी एक तरह से कहिए कि केवल बोझ ना बन जाए। तो ये 3 पॉइंट अगर हम याद रखेंगे, 3 चुनौतियों को याद रखेंगे, और इनसे लड़ना सरकार और आपको ही है, हमें ही है। हम आप मिलकर ही इसको बेहतर बना सकते हैं जब ये निर्णय आ चुका है। अगर ये कहा जाए कि इनके आने से बेरोजगारी फैलेगी, एक तरह से अपराध बढ़ेंगे, स्लम बढ़ेगा, ये बकवास है, क्योंकि क्वांटिटी मैंने बता दी। और जब भारत सरकार इस तरह से कर रही है, तो कानून के माध्यम से ला रही है, तो ऑब्वियसली इसके लिए अलग अलग तरीके से प्रबंधन करना होगा। यह जरूर सरकार को समझना चाहिए कि इनको बुला तो रही है, लेकिन क्या इसके पहले सारी चीजें तैयार कर ली गई हैं? क्या आवास तैयार है? इनको कैसे कैसे बसाया जाएगा, किस एरिया में बसाया जाएगा, यह तैयार है? किस तरीके से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्हें शामिल किया जाएगा, ये तैयार कर लिया गया है। अगर यह सब है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती और जल्दबाजी मानी जाएगी। और यह भी याद रखना है कि खासकर हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में आप सबको याद होगा बांग्लादेशी शरणार्थियों का प्रवेश बहुत बड़ी समस्या रही। वहां का पूरा सोशियो कल्चरल फैब्रिक बिगड़ गया था। ऐसे में आसाम में विरोध होना शुरू हो चुका है। तो इन 31,337 को बसाना कहां है, यह भी देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली नॉर्थ जो हमारे ईस्ट स्टेट हैं, मेरा पर्सनल मानना है कि वहां पर इन लोगों को बसाने से बचना चाहिए। उनका विरोध कई मामलों में ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो मुख्य उत्तर भारत के जो बाकी राज्य हैं, जहां जगह है, और मैंने कहा कि इतने लोगों को बसाने में जो भारत की ज्योग्राफी है, भारत का आकार है, वो बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो ये सोच समझकर और उन जो अलग अलग क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए इसे अलग या डाइवर्सिफाई तरीके से बसाए जाने की जरूरत है। तो कंक्लूजन में यह कर रहा हूं कि सीएए एक विशेष कानून है जिसमें केवल 31,337 जो भारत में शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, उनको नागरिकता मिल रही है। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए नॉन मुस्लिम हैं, जिसमें 6 धर्म बड़े स्पष्ट हैं। पूरा का पूरा 2.5 करोड़ नॉन मुस्लिम इन देशों का नहीं आ जाएगा, इस दिमाग को हटाइए। दूसरा, यह नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का है। किसी भी मुस्लिम नागरिक का ना तो नागरिकता छीनेगी, ना उनका कोई अधिकार कम होगा। वो उतने ही प्रबुद्ध नागरिक हैं जितना कोई और है। तीसरा पॉइंट, इसमें क्या हम मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता बंद कर दी गई? नहीं, इन 3 देशों के लिए भी जो नागरिक अधिनियम 1955 है, उसके तहत पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से आप आइए, वेलकम है। हमारे पास जो सामाजिक विषमता, जो एक तरह की उन्माद सांप्रदायिकता की बात है, तो इसे ले देकर इंटेलेक्ट तरीके से सामाजिक सौहार्द बनाते हुए सोचने की जरूरत है कि सही में क्या इन देशों में केवल धर्म के आधार पर इनका उत्पीड़न हो रहा था, तो ऑब्वियसली इनकी मदद कौन करेगा। और ऐसे में भारत आगे आया है। अगर इस तरह से सोचेंगे तो इसका पक्ष आपको सार्थक लगेगा। और लास्ट पॉइंट, अगर यह अनुच्छेद 14 और पंथ निरपेक्षता का अपमान है, तो राजनीति मत कीजिए। बहुत स्पष्ट है कि इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। वो
जजमेंट देगा और जैसा जजमेंट होगा वो मान्य करना होगा। यही हमारी विशेषता रही है भारतीय लोकतंत्र की। तो इस तरीके से इन बातों को देखिए, और सबसे बड़ा चैलेंज भारत सरकार के लिए उसे ये जो लोग आ रहे हैं इनके बसावट के लिए, इनकी रोटी कपड़ा मकान के लिए, इन्हें आर्थिक विकास में शामिल करने के लिए, और कहां बसाया जाएगा उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जिम्मेदारी इसकी है। अगर ये नहीं है तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी जरूर हो सकती हैं जिससे नेगेटिविटी फैले। अतः अगर इस आधार पर चलें तो सीएए का समर्थन किया जाना चाहिए। यहां किसी तरह का सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए।